वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद और लिपिड्स वाला पार्ट। छोटा सा ये पार्ट रहेगा, 25 मिनट का 30 मिनट का मैक्स टू मैक्स यहाँ पर रहेगा। ज्यादा बातचीत में करनी नहीं है, जो चीजें डिस्कस करनी थी वो कर लिए कंसेप्चुअल वाला पार्ट। बाकी पीवाई क्यूज में और ज्यादा जो सवाल कुछ होंगे अगर अलग तो उनको भी देख लिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट उसका आ चुका है, होप आप सभी लोग देख चुके होंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, और जो सेमेस्टर 2 की वीडियोस है उनको भी जरा मैथ्स वाली वीडियोस को जरा थोड़ा बहुत सपोर्ट, मतलब अपने जूनियर्स को बताइए कि हाँ यहाँ से भी दीज गाइस कैन रेफर। और कुछ अगर आपके पास सजेशन हो तो जरूर दीजिए, या कुछ आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ इंपैक्ट करना चाहते हैं तो जरूर बताइए, तो उसको भी देखेंगे। बाकी ऑब्वियसली मतलब जो भी वीडियोस वगैरह बनाएगा तो आई ट्राई माई बेस्ट टू पे जितना भी मतलब हो पाएगा अमाउंट। बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा पर हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर पेमेंट उनको मिलेगी, और जो हार्ड वर्क है मतलब उसको जो है वो ऐसे मतलब वेस्ट तो खाली नहीं जाने दूंगा। तो ये हिसाब किताब रहेगा आपका। फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। अब हमारे पास आता है टॉपिक दैट इज लिपिड्स। तो लिपिड सबसे पहले होते क्या हैं। लिपिड इज एक्चुअली अ ब्रॉडर टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर, मतलब हमारे पास लिपिड्स इंक्लूड्स फैट्स होते हैं इसमें। इनमें हम ऑयल्स की भी बात कर सकते हैं। इनमें वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वैक्सेस, डिफरेंट तरीके की जो होती हैं। देन स्टीरॉइड्स एज वेल। तो ये सारी की सारी क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है दैट इज स्टीरॉइड्स में आपके स्टीरॉइडल हार्मोन्स वगैरह सारे आ गए हमारे पास जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हमारे पास जो है, और भी सिमिलर सब्सटेंसेस, और इन सभी की एक कॉमन चीज होती है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल इन वाटर, और ये हमारे सोल्यूबल होंगे किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और जैसे कि आपका अल्कोहल, एसीटोन, इन सभी में। अब यहाँ पर अगर बात करें मेजरली जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लिसरॉल, जिसको बच्चा बच्चा जानता है। क्या होता है सर ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल इज योर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। साथ में एक और चीज होती है दैट इज हमारा फैटी एसिड। सो व्हाट डू वी मीन बाय फैटी एसिड? तो फैटी एसिड हमारे पास क्या होते हैं, दे आर सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा जी, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सर? हाँ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पर एक फर्दर वर्ड ऐड कर लीजिएगा दैट इज, यहाँ पर इनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मतलब बहुत बड़े बड़े आपके जो ये फैट, वे इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। मान लेते हैं 15-20 कार्बन का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो मैं उसको बोल दूंगा फैटी एसिड एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली किसके बारे में, तो लिपिड्स का यहाँ पर ये बेसिक आइडिया हमने दे दिया कि क्या हमारे एक्चुअल में लिपिड्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम फर्दर बात करते हैं थोड़ी सी फैटी एसिड से रिलेटेड। तो हमारे में फैटी एसिड को सिर्फ एफ ए लिख देता हूँ यहाँ पर। तो फैटी एसिड्स हमारे पास, हमें पता है फैट्स। अच्छा, हमने क्या बात कर ली, लिपिड्स हो गए। मेजरली हम यहाँ पर डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा कि फैट्स हमारे जो है वो, उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज ग्लिसरॉल एंड द अदर इज योर फैटी एसिड, ठीक है। अब हम अगर बात करें फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड में हमारे पास क्या होता है उसकी भी बात हमने कर ली। अब यहीं से हमारे पास दो तीन टर्म्स आती हैं फैटी एसिड से, काइंड ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड पर डिपेंड करता है। अगर देख मान लीजिए मेरे पास एक ग्लिसरॉल हो, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है CH2, यहाँ पर ये OH आएगा। अभी मैं खाली O को खाली छोड़ रहा हूँ, द रीजन आपको पता लगेगा। क्या आप सभी लोग जानते हैं एस्टेरिफिकेशन या एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है? हाँ सर, अल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आपका इस तरह का कंपाउंड बन जाता है जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। पता है बात सबको? सर बिल्कुल पता है। इन द सिमिलर मैनर यहां पर देखिएगा, दिस इज योर ग्लिसरॉल, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सर? दोनों रिएक्ट करके एस्टर बॉन्ड ही बनाएंगे। एस्टरिफिकेशन ही काइंड ऑफ रिएक्शन होगी। तो बिल्कुल आपने सही समझा। अगर यहां पर मैं कोई सा भी एक फैटी एसिड ज्वाइन कर दूं तो काइंड ऑफ वो कुछ इस तरीके से लगेगा, वेयर दिस आर इज गोइंग टू बी योर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है जी। तो अगर ऐसा सिनेरियो है मेरे पास जहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का लिया, उसने एक मॉलिक्यूल किसी भी फैटी एसिड के साथ रिएक्शन कराया, वो मेरा कहलाता है मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, इसमें क्या है मेरे पास 1G, मतलब 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। वेयर एज अगर मैंने एक और कहीं से फैटी एसिड उठा लिया, फैटी एसिड हाँ, और उसको भी रिएक्ट करा दिया, मतलब मैंने टोटल दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करा दिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? डाइग्लिसराइड। इसमें क्या खूबी है कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा और दो फैटी एसिड होंगे। सिमिलर मैनर में यू गाइस कैन से कि यहाँ पर सर अगर आपने 3 लगा दिए ना तो आपका प्यारा सा ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर मैं ट्राइग्लिसराइड वर्ड लिख देता हूं। इसमें होगा क्या, एक ग्लिसरॉल और
3 फैटी एसिड, और यही मेजरली हमारे जो है वो बॉडी में पाए जाते हैं। इनको कॉमनली हम फैट्स बोल देते हैं कि दीज आर फैट दैट आर मोस्टली फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमने क्या बात कर ली, मोनो की बात कर ली, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर का मैंने आइडिया दे दिया। अब फर्दर अगर हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन पर, किसकी, अपने लिपिड्स की, या आप बोल लीजिए फैटी एसिड की बेसिकली। तो फैटी एसिड से ही आपको, अगर मैंने फैटी एसिड कोई भी बदलाव फैटी एसिड में मैं लाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या मेरा वो फैट में बदलाव आएगा। अब ऑब्वियसली मैं ग्लिसरॉल को तो बदलूंगा नहीं यार, ग्लिसरॉल में मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, एक मिथाइल लगा दूंगा, एक इथाइल लगा दूंगा, वो हम नहीं करते। तो यहाँ पर जो भी मैं चेंज फैटी एसिड में लाऊंगा अल्टीमेटली मेरा फैट में चेंज आ जाएगा। क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं? सर बिल्कुल रखेंगे। तो अगर मैं कोई भी चेंज फैटी एसिड में ले आया तो अल्टीमेटली मेरा जो है वो वही लिपिड या फैट में जो है वो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे दो तरीके के होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। दैट इज द फर्स्ट वन वी हैव इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड को अगेन मैं Fa लिख रहा हूं, तो यहाँ होगा क्या, बच्चा बच्चा बता देगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, किसमें, आपके जो फैटी एसिड होगा उसमें। ऑब्वियसली ग्लिसरॉल में तो मैं डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसका जैसे फॉर बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका स्टीयरिक एसिड। इसका फॉर्मूला आगे मैं बताऊंगा, यार लिखना भूल गया। तो ये कहां पर पाया जाता है, आपके एनिमल फैट्स वगैरह में पाया जाता है। देन वी हैव इज पाल्मिटिक एसिड, देन वी हैव इज लॉरिक एसिड। तो ये कुछ हमारी क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड। सर दूसरा भी बता दीजिए। तो ऑब्वियसली अब एक सैचुरेटेड होगा तो दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, इसमें क्या होगा, कुछ कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, या आप सिंपली बोल लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कंटेन्स एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट होंगे, वन और मोर डबल बॉन्ड्स, इसमें इन दियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होगा, आप सभी लोग सिंपल बता सकते हैं यहाँ पर, सर आपका एक ही डबल बॉन्ड होगा, वन डबल बॉन्ड, नाम से ही पता लग रहा है मोनो, वन डबल बॉन्ड। इसका प्यारा एग्जांपल आप सभी के सामने आता है ओलिक एसिड। क्या आएगा, ओलिक एसिड। ठीक है, देन ऑब्वियसली मोनो के बाद मेरा डाई आ सकता है, ट्राई आ सकता है, मैं यहाँ पर नॉर्मल पॉली लिख देता हूँ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें दो से ज्यादा आपके डबल बॉन्ड होंगे। ये इसकी डेफिनेशन लिखने की भी आई डोंट थिंक एज सच नीड रहेगी। ठीक है, अच्छा इसके एग्जांपल एक आध देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आएगा आपका ओलिक आ गया, तो लिन ओलिक एसिड आपका आ गया यहाँ पर, लिन ओलिक एसिड आ गया आपका, जिसका ओमेगा 6, ओमेगा खैर वर्ड अब यूज नहीं कर रहा, बाद में देखते हैं। चलिए देन एक और लिख सकते हैं आप, एराकिडोनिक एसिड, क्या नाम था इसका, अरैकिडोनिक एसिड। ठीक, तो ये यहाँ पर आ गया। देन हमारे पास होता है एक और लिनोलिनिक एसिड, है ना, लिनोलिनिक, हाँ लिनोलिक लिख दिया, लिनओलिनिक एसिड। तो ये हमारे दो तीन हो गए जो क्लासिफिकेशन हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आप बोल सकते हैं क्या हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन देख ली। देन फर्दर हम अगर बात कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन की, तो वो हम कर सकते हैं थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो सबसे पहले तो एक हमारे पास आते हैं सिंपल लिपिड्स। थोड़ा सा ये मतलब कोर बायोलॉजी का, मतलब बायोलॉजी की तरफ जा रहा है, बट थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया तो दे दूं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल आपका सिंपल लिपिड्स में वही होता है आपके 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल होता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका ये सिंपल लिपिड। देन वी हैव इज कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। सेकंड थिंग इज कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बोलना चाहे, कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं इनको लिपिड्स। अब ये थोड़े से हमारे, क्योंकि आई थिंक बायोलॉजिकल प्रेजेंट में थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं ये करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका आते हैं फॉस्फोलिपिड, देन आपके आते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, आप समझ लीजिए आपका ग्लिसरॉल होगा, आपके 2 फैटी एसिड होंगे और एक आपका फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल याद रख लीजिए बस, यहाँ पे लिपिड्स में मतलब जो हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है उसके कुछ कॉम्बिनेशन में कहीं से अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं, PO4 3 नेगेटिव ग्रुप द मोमेंट मैंने लगा दिया तो मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लेसिथीन, जो आई थिंक हमारी सेल मेम्ब्रेन में ही होता है या नहीं, यार ध्यान नहीं आ रहा मतलब मुझे। लेसिथीन एक वर्ड होता है, शायद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देख के बता दूंगा। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलिपिड में, यहाँ पर आपका
ग्लिसरॉल फैटी एसिड, और यहाँ पर ग्लाइकोवर्ड, ग्लाइकोवर्ड इज फॉर ग्लूकोज काइंड ऑफ। तो यहाँ आपका जो है इंट्रोडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस आप जब बात करेंगे उसको ऐड करेंगे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप आ जाएगा, अगर फर्दर ऐड हो जाएगा तो वहां पर हमारे केस में ये हो जाएगा दैट इज ग्लाइकोलिपिड। देन वी हैव इज लाइपोप्रोटीन्स एज वेल। तो लाइपो मतलब लिपिड के लिए, प्रोटीन्स मतलब आपने जो है वो प्रोटीन ऐड करा, तो यहाँ पर आपका जो है वो लिपिड भी होगा और प्रोटीन्स भी मौजूद होगा। तो ये यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत देख लिया इनके क्लासिफिकेशन में, फर्दर और जो बात हो सकती है। देन वी हैव इज हाई डेंसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई डेंसिटी बेसिकली लाइपोप्रोटीन या हाई डेंसिटी, आगे सिंपल वाली बात है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, ये देखने की जरूरत है, चलो देख लेते हैं, इससे ही थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एचडीएल जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, ये हमारे, इनको हम कॉमनली ये भी बोलते हैं दे आर गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये करते क्या है, आपका जो है वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपका क्या करेंगे, आप काइंड ऑफ समझ लीजिए, ये आपका मदद करेंगे टू एलिमिनेट कोलेस्ट्रॉल, तभी इनको गुड कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, मतलब बढ़िया ये काम यहाँ पर करेंगे। देन वी हैव इज लो डेंसिटी की मैं बात करूं, तो लो डेंसिटी के लिए मैं एलडीएल लिख देता हूं। तो नाम से ही पता लग रहा होगा सर इसका ऑपोजिट होगा, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये एलिमिनेट नहीं करेगा, फर्दर एक्यूमुलेशन में पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं कर रहा होगा। देन फर्दर जब फाइनल अगर मैं बात करूं आपकी क्लासिफिकेशन जो रहेगी वो दैट वुड बी आपकी आ जाएगी डिराइव्ड लिपिड्स। तो इनमें इतना ज्यादा देखने की आई डोंट थिंक जरूरत है, बस इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन हमने देख ली काइंड ऑफ, जो हमारी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रेजेंट है। तो हाँ आई थिंक ये इतना ठीक है, बाकी बायोलॉजिकल फंक्शन में इनके आगे फंक्शन देख लेंगे। सबसे पहले वी हैव इज ऑयल्स एंड फैट्स, दैट इज बेसिकली कॉमन फैटी एसिड्स प्रेजेंट्स इन ऑयल्स एंड फैट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है जो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है और उसी किताब से मैंने उठाए हैं जहां पर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये पर्टिकुलर ओलिक एसिड है, दिस इज योर अनसेचुरेटेड एसिड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन हियर वी हैव इज लिनोलिक एसिड, यहाँ पर भी ये क्या है आपका एक अनसेचुरेटेड। इनके जरा मेल्टिंग पॉइंट्स पर फोकस रखिएगा, फिर आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 70 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या है आपका 13 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लोग जो है वो, अगर रूम टेम्परेचर पे बात करूँ तो ये लिक्विड स्टेट में होंगे। सर बात तो आपकी सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये आपका रूम टेम्परेचर पर आपके कैसे होंगे, दैट इज लिक्विड। तो ये बेसिकली बेटा होते हैं आपके ऑयल्स, और ये आपके होते हैं एक्चुअल में, आप बोल सकते हैं इनको घी या फैट, थोड़ा सा इस तरीके से यू कैन थिंक। तो आपका कहीं ना कहीं जब अनसेचुरेशन आती है ना तो वो आपका ऑयल बन जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और जब आपकी अनसेचुरेशन नहीं होती तो वो आपका घी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके, देन व्हाट वी कैन डिस्कस इज अबाउट ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड। तो सबसे पहले बात करूं मैं ये ओमेगा वर्ड आया कहां से, ये क्यों हम यूज करते हैं। तो ये ओमेगा जो ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, आपका डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है। अच्छा सर मतलब फर्स्ट पर या 3 पर, जैसे ओमेगा 3 लिखा है मतलब तीसरे कार्बन पर आपका क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बात करूंगा, और इंपॉर्टेंट चीज इज आपको जो काउंटिंग करनी है दैट इज नॉट फ्रॉम हाइड्रोकार वो कार्बोक्सिलिक वाला, मतलब जो आप फंक्शनल ग्रुप की जो नॉर्मल आप आईयूपीएसी की नंबरिंग करते हैं ना, वैसे आपको नहीं करनी। आपको जो नंबरिंग करनी है वो आपको उल्टी करनी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चेन। सर कैसे, थोड़ा सा समझा देते तो मजा आया। तो बिल्कुल बेटा 50 सेकंड दो बस मुझे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक लंबी सी ऐसी चेन बहुत सारी बना दी, ये सीओएच आ गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो मैं आईयूपीएसी के मुताबिक अगर चलता तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से 1 2 3 करना चाहिए, पर मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है टू डिटरमाइन कौन सा ये ओमेगा वाला एसिड है, तो मैं यहाँ से करूंगा 1 2 3। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, वो आपका डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है, दैट इज आपका थर्ड कार्बन पर। तो ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपके हो सकता है मल्टीपल डबल बॉन्ड हो कहीं पर, यहाँ भी हो ऐसे ही कुछ डबल बॉन्ड लगे हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मुझे जो देखना है वो पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड देखनी है कि पहला डबल बॉन्ड कहां पर आया, वही उसका ओमेगा बन जाएगा। तो अगर ओमेगा 6 एसिड है तो मैं बात कर सकता हूं यहाँ पर एक ऐसा फैटी एसिड होगा जो बहुत बड़ा सीओएच हो रहा होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ यहाँ पर छठे कार्बन पर, ऐसे आप समझ रहे होंगे। आई होप इसको जिगजैग ही मानिएगा, बस रैंडमली बना दिया मैंने और ये पता नहीं क्या क्या चीज उड़ा दी, बट कोई नहीं। तो ये ओमेगा 6 हो जाएगा अगर मेरे छठे कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड आएगा, तो वो आपका ओमेगा 6 एंड सो ऑन ऐसे ही हमारे पास होते हैं। तो ओमेगा 3 एसिड का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये ओमेगा को मैं ऐसे लिख देता हूं, ओमेगा 3 एसिड का जो एग्जांपल है आपका दैट इज योर लिनोलिनिक एसिड। और ओमेगा 6 की यदि मैं बात करना चाहूं सो दैट इज योर लिनओलिक एसिड। तो ये आप इन
को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई थिंक यही थोड़ा सा था जो दिमाग में रखने की चीज थी। देन अब हमारे पास आते हैं ट्रांस फैट्स। ये क्या होते हैं? तो आपका पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, आर अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैट्स इन द प्रोसेस्ड एंड पैकेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इनका पैकेज इंडस्ट्री में, जो हमारी नॉर्मल इंडस्ट्री है, वहां पर ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं। दैट आर योर ट्रांस फैट। और ये क्या होते हैं आपके? दे आर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो है वो इनका एक्चुअल सोर्स होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन की मैं बात कर रहा था इनिशियली। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर ऑयल में 2-3 डबल बॉन्ड है, अगर 1-2 डबल बॉन्ड को मैंने हाइड्रोजनेट कर दिया, मतलब उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, एक आध छोड़ दिया, तो मेरा जो बचेगा उसको मैं बोलूंगा ट्रांस फैट, या हो सकता है वो सिस भी बचे। तो देखते हैं अभी। तो ये होता क्या है? मोर ट्रांस फैट आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस इन व्हिच हाइड्रोजन इज एडेड टू वेजिटेबल ऑयल कॉजिंग द ऑयल टू बिकम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बात कर ली हमने ऑयल और फैट या उसके बारे में, जो कैसे ऑयल जो है वो वहां पर वो सॉलिड बनेगा। द पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल ये कैसे बनता है? इज यूज टू लेंथन द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। तो इससे क्या होता है? जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, टेस्ट वगैरह जो है आपका जो है वो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये आपका सिस आया और ये आपकी ट्रांसफॉर्मर। नाउ ध्यान ये रखना है कि ये ट्रांस जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग ही डिफरेंस आ रहा है और उनकी अलग ही बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपकी प्रेजेंट होती हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ट्रांस फैट मॉलिक्यूल्स जो है ये काफी ज्यादा स्टिफ होता है। इससे होता क्या है? इससे आपका डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर द बॉडी टू ब्रेक देम डाउन एंड क्लियर देम आउट। तो ये आपके बायोलॉजिकल जो है वो आपके नेगेटिवली इंपॉर्टेंट या डिस इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा है हमारी बॉडी के लिए, और ये हमारे यूज भी होते हैं। क्लॉगिंग द आर्टरीज, नो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। तो ये इसकी बेकार चीजें। दे रेज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल का ये लेवल आपका इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का इन ब्लड, वाइल लोअरिंग गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को ये उल्टा कर देते हैं। तो अब खराब बात है अभी अभी अपने जस्ट देखा, तो ये यहाँ पर ये करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा था ट्रांस फैट से रिलेटेड। देन हियर वी हैव हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन को तो कोई भी यहाँ पर बता सकते हैं होती क्या? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक मेल्टिंग पॉइंट, इसका आप देख सकते हैं ये ऑयल होगा ऑब्वियसली, तब ये लिक्विड है, इसका आपको जो है वो टेम्परेचर दे रखा है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको H2 निकल से रिएक्ट कर रहा हूं, आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा होगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक ट्राइस्टीयरिन, जो हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा। किस पर? आपका जो है वो 31 डिग्री से 71 डिग्री सेल्सियस का होगा हमारा वो, दैट इज योर क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास। तो हाइड्रोजनेशन यहाँ पर सिंपल है, क्या हो रहा है? हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, डबल बॉन्ड हमारा कहीं ना कहीं जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो वेजिटेबल ऑयल से, अगर मैं वेजिटेबल घी, आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे, मतलब रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट, या हमने दूसरा कैटलिस्ट दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट की भी बात होती है यहाँ पर, वो शायद आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में वहां पर देखेंगे। तो ये यहाँ पर होता है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन अगर हाइड्रोलिसिस की बात करूँ, तो हाइड्रोलिसिस तो यार सिंपल है। आप जो है वो, आपको जो ग्लिसरॉल आपने जो बनाया, आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करनी है, आपको सिंपल ग्लिसरॉल मिल जाएगा, साथ में आपका फैटी एसिड मिल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नीड नहीं है समझाने की या होगा क्या, तो सिंपल हाइड्रोलिसिस है। देन एक और चीज जो लिखी हुई है इस किताब में, दैट इज हाइड्रोजिनोलिसिस। तो हाइड्रोजिनोलिसिस यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो पहले क्या कर रहे थे हम, जो हाइड्रोजिनेशन थी उसमें सिंपली मैं डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा था। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पर इन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करूंगा। तो यहाँ पर मैं अल्कोहल एस्टर से अल्कोहल सिंपली बना दूंगा, इसको भी अल्कोहल बना दूंगा, और यहाँ पर इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूंगा अल्टीमेटली। तो ये यहाँ पर हो गई हाइड्रोजिनोलिसिस वाली बात। अब देन हमारे पास आती हैं 2-3 छोटी छोटी चीजें, दैट इज एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड देन आयोडीन वैल्यू। तो एसिड वैल्यू क्या है? एसिड वैल्यू सिंपल आप ध्यान रखिएगा, मेरे पास अगर कोई 1 ग्राम ऑयल या सच ऑयल है या कुछ फैट है, ठीक है, तो अब उस 1 ग्राम ऑयल को हो सकता है मैंने काफी टाइम के लिए अगर मैं रख दूंगा ना, ऐसे खाली छोड़ दूंगा, तो होता क्या है? आपका एस्टर बॉन्ड है, तो जो एस्टर है उस एस्टर के कुछ मॉलिक्यूल्स आपके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में टूटने लगते हैं। तो जो नॉर्मल हमारे पास ऑयल था, अगर मैं उसको कुछ दिनों के लिए रख दूं, तो उसमें मेरे पास कुछ टाइम बाद फ्री फैटी एसिड आने लगेंगे। और अगर ये फ्री फैटी एसिड आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं रैंसिडिटी हो गई या खराब होने लगा। तो खराबी की जड़ वो कहीं ना कहीं हमारा फैटी एसिड से रिलेशन होता है। तो क्या हो रहा है? ऑयल है, मैंने कुछ टाइम तक उनको रख दिया, तो उनमें कुछ ना कुछ फ्री एसिड होंगे, या हो भी सकता है मैंने जब क्रिएट करा हो तो उस टाइम पे मैं कुछ फैटी एसिड को रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, होगा। तो फैटी एसिड इज बेसिकली एन एसिड। अब इस एसिड को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे बेस चाहिए होगा, बस वही ये चीज है। एसिड वैल्यू क्या है मेरे पास? कितना मिलीग्राम्स मास लग रहा है KOH या NaOH का, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस फ्री फैटी एसिड दैट आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। आई होप चीज समझ में आएगी। अब इसी से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आती है सैपोनिफिकेशन वैल्यू, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब हो क्या रहा है? मेरे पास फैट है, ऑयल है, ये सब चीजें हैं। अब जो ऑयल है
उस ऑयल में मेरे पास एक तो मैंने बता दिया आपको ऑयल होगा, और मैंने कुछ टाइम तक रखा तो उसमें फैटी एसिड भी प्रेजेंट होगा, या हो भी सकता है ना हो, मेरे पास ताजा ताजा ऑयल हो, तो कोई मैटर नहीं करता, या तो मैं खाली ऑयल ले लूं या फिर मैं ऑयल प्लस फैटी एसिड मतलब कुछ दिनों बाद रखा हुआ ले लूं। तो करूंगा क्या आपने, अब अगेन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूँ, बट पहले मेरा मोटिव ये था कि मैं सिर्फ फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करूं। अब जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज कर, अगर है फैटी एसिड को तो उसको तो न्यूट्रलाइज कर दूं, साथ के साथ में इस ऑयल को भी हाइड्रोलाइज कर दूं, बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। लॉजिकली मुझे कोई भी ये बात बता सकता है कि मुझे एसिड वैल्यू ज्यादा मिलेगी या सेपोनिफिकेशन वैल्यू। सर एसिड वैल्यू में सिर्फ हम इस पर फोकस कर रहे थे, सेपोनिफिकेशन में मैं इस पर भी फोकस कर रहा हूँ, इस पर भी फोकस कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्या ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली मेरी सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर टू दैट थिंग। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स केओएच या एनओएच चाहिए रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज 1 ग्राम ऑफ अ फैट और ऑयल। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो है वो लेंथ क्या है उस कार्बन फैटी एसिड की, कार्बन चेन की लेंथ क्या है एक्चुअल में। तो जितनी ज्यादा हमारी सेपोनिफिकेशन नंबर होता है उतना ज्यादा हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन, या हम बोल सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हमारे ग्लिसराइड उसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसराइड के बाद हमने कर रखी है मोनो डाई और ट्राई। तो अगर मेरी सेपोनिफिकेशन वैल्यू हाई तो मेरा जो फैटी एसिड है उसका ओवरऑल मोलर मास कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि वो इजीली या सेपोनिफाई हो रहा है, छोटी उसमें कार्बन लेंथ आ रही है, तो दैट्स वाई हमारे पास ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें कुछ ना कुछ एग्जांपल दिए हुए, कुछ यहाँ पर नंबर दिए हुए। तो ये हमारी हो जाती है सेपोनिफिकेशन वैल्यू। देन वी हैव इज आयोडीन वैल्यू। तो आयोडीन वैल्यू क्या करती है, यहाँ पर आप आयोडीन में ऐड करूंगा, सिंपल से ध्यान से सुनिएगा। अब आयोडीन किस इंसान से रिएक्ट कर सकता है इन ऑयल या उसमें। सर एस्टर से अगर हम बात करें तो कोई खास रिएक्शन तो हमें ऐसा नहीं पता कि करेगा, बिल्कुल सही आपने सोचा कि एस्टर की रिएक्शन तो हमने पढ़ी नहीं कुछ खास आयोडीन से, तो सर करेगा किससे। क्या मैं बोल सकता हूँ वो डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, मतलब अगर मेरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है तो उससे मेरा आयोडीन रिएक्ट करेगा। द आंसर इज स्ट्रेट यस। तो अगर मेरा अनसैचुरेटेड है उसको मैं आयोडीन से रिएक्ट करा रहा हूं तो होगा क्या, तो सर होगा ये, आप सभी को पता होगा अगर डबल बॉन्ड है उसमें मैं आयोडीन ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास ये डाई आयोडो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मिल जाता था। हाँ सर बिल्कुल याद है अच्छे तरीके से। तो बस यही चीज है यहाँ पर, सेम यहाँ पर होगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैंने आयोडीन ऐड करा किसी भी फैट में मान लीजिए, ठीक है, आयोडीन अगर रिएक्ट कर जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कुछ ना कुछ वो रिएक्ट करा, नहीं करा तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यही चीज सिंपल यहाँ पर भी होती है। अगर मेरा मान लेते हैं होता क्या है, कुछ टाइम बाद अगर मैं फैट को रखूंगा ना तो वो रखे रखे ऑक्सीडाइज होने लगता है, और ऑक्सीडाइज अगर होने लगता है विद ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो वहां कहीं ना कहीं आपका जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनने लगते हैं। तो जितनी ज्यादा अनसेचुरेशन उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मेरा ऑयल जो है वो पुराना हो जाएगा। तो हम आयोडीन वैल्यू को रिलेट करते हैं विद पुरानेनेस ऑफ ऑयल, मतलब कितना पुराना ऑयल होगा वो हमें कहीं ना कहीं पता लग सकता है आयोडीन वैल्यू से। मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोकोनट ऑयल है, ऐसी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारा कोकोनट ऑयल है, ठीक है। अब इस कोकोनट ऑयल को सपोज करिए मैंने रखा है आपका, मतलब एक ऑयल है मेरे पास वो मैंने 1 महीने पुराना है, और एक ऑयल है मेरे पास वो 2 महीने पुराना है। तो इस कोकोनट ऑयल को मैं दोनों को मैं आयोडीन से रिएक्ट करूंगा। किस केस में मेरे पास ज्यादा आयोडीन लगना चाहिए लॉजिकली, सर लॉजिकली क्योंकि इसमें आपने ज्यादा टाइम रख रखा है, इसको ज्यादा महीने के लिए रख रखा है, तो इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे। अगर ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आयोडीन जो रिएक्ट करेगी दैट इज गोइंग टू बी मोर एज वेल। तो आयोडीन अगर ज्यादा रिएक्शन हमारी कर रही है तो हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली इसका आयोडीन वैल्यू या इस पर्टिकुलर कोकोनट ऑयल का आयोडीन वैल्यू ज्यादा है। तो आयोडीन नंबर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, और हमें डाई आयोडो डेरिवेटिव मिलता है। तो आफ्टर की अब होता क्या है यहाँ पर हम क्या सोल्यूशन इज एडेड टू एंड देन रिएक्टेड आयोडीन जो उसको हम टाइट्रेट कर देते हैं एंड सो ऑन, हम बाकी सब जो है वो उसको निकाल लेते हैं जो हमारे पास होता है। तो इससे हम एक्जैक्टली पता करते हैं। बाकी आयोडीन नंबर आई थिंक आपको प्रैक्टिकल में भी करवाया जाएगा, और शायद सेपोनिफिकेशन वाला भी कहीं ना कहीं करवाते हैं, पर इसका आइडिया तो आपको दे दिया जाएगा। देन हमारे पास अब ये छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इसको यहाँ पर देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर मैं करूं अपने ट्राइग्लिसराइड्स में, तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स को अगर मैं फोकस करना चाहूं तो यहाँ पर ये सिंपली हमारे पास जो है वो आपके नॉर्मल जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं ना वो होते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक तो आपको एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। आपके याद होगा कुछ इनके सेल्स होते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, 2 तरीके के सेल्स होते थे ना हमारी बॉडी में जो कहीं ना कहीं स्टोरेज का काम करते थे, वो होते हैं, मतलब क्लास 9 में पढ़ाते हैं बायो में, तो वहां पर एनर्जी स्टोरेज आ गया। देन हमारे पास आते हैं इनका काम, एक तो ये फैट का काम क्या होता है ऑब्वियसली इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन का होता है। तो कहीं ना कहीं इंसुलेशन मतलब गर्माई हमें प्रेजेंट करते हैं, जो बच्चों में हम बोलते हैं ब्राउन फैट, और शायद आपको याद होगा, मतलब नहीं भी याद होगा तो लेट इट, ठीक है।
देन फॉस्फोलिपिड के बारे में जैसे मैंने बताया, तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन का जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, प्लाज्मा वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल वगैरह था, तो उसमें हम बात करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट हमारे पास आता है। देन ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स भी एक तो हमारे पास मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे पास मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास दे रहे होते हैं। एंड देन ये अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास ये आपके आपके सेल टू सेल इंटरेक्शन में यूज करते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन जब होता है ना, तो वहां इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल आता है। देन लास्ट वी हैव इज कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी अगेन मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन की ये फ्लूइडिटी में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो मेम्ब्रेन की ये फ्लूइडिटी में कितनी ज्यादा मूवमेंट हमारे पास हो सकती है, उसमें ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं। और बाकी ये काफी ज्यादा प्रिकर्सर हैं हमारे पास, प्रिकर्सर ऑफ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन का प्रिकर्सर है, कॉर्टिसोल्स का, तो ये हमारे काफी ज्यादा उसमें भी यूज हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गया, बाकी और भी चीजें हैं आप उनको देख सकते हैं, कहीं अलग अलग जगहों से रीड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ करने की नीड रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा, जो खास डिफिकल्टी लेवल एज सच नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। बाकी कोशिश रहेगी अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एज सून एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू अपलोड। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।